मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एनटीएससी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन साइड बीसी एंड एसी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी ट्रायंगल है हमारे पास, और इस एबीसी ट्रायंगल पे ये कह रहा है डी पॉइंट है वो बीसी पे है, ई पॉइंट है वो एसी पे है। नेक्स्ट कह रहा है ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ए डी और बी को ज्वाइन किया तो टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए टी अपॉन में टी डी, देखिए ए टी ये है, टी डी आपके पास ही है, इसका रेशियो है वो 5 के इक्वल है। और बी टी अपॉन में ई टी, या टी कह लो या ई टी कह लो, इनका रेशियो 7 है। फाइंड करवा रहा आपसे सी डी रेशियो बी डी, ये रेशियो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपके पास जो रेशियो इनकी साइड्स में बनता है, कोई भी दो ट्रायंगल हो, अगर उनकी साइड में जो रेशियो बनता है और उसके अकॉर्डिंग अगर उनका एल्टीट्यूड सेम हो तो उनके एरियाज का जो रेशियो है वो भी सेम होता है हमारे पास। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ज्वाइन सी टी। सी टी को आप क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। अलग अलग रीजन को मैंने इसको लिख दिया भाई, ए ई टी जो ट्रायंगल है इसको A1 से लिख दिया इसका एरिया। नेक्स्ट है इसका एरिया मैंने A2 से यूज़ कर दिया, ये एरिया मैंने A3 से यूज़ कर लिया, ये एरिया मैंने A4 से यूज़ कर दिया, और ये एरिया मैंने A5 से यूज़ कर दिया। अलग अलग ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो A1 A2 A3 A4 A5 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िए तो देखिए अपने पास इसके अंदर 80 अपॉन में टी डी, फर्स्ट पॉइंट अपना 80 अपॉन टी डी है वो 5 के इक्वल है। तो आप लोग वो ट्रायंगल्स लीजिए जहाँ पे 80 और हमारे पास क्या हो भाई, जहाँ पे अपने पास 80 है और आपके पास टी डी बेस के ऊपर जो ट्रायंगल बन रही हो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, 80 जो बेस है अगर उसके ऊपर मैं ट्रायंगल की बात करूँ जिसका एल्टीट्यूड सेम होना चाहिए भाई। यूँ तो 80 के ऊपर ATE भी बन रही है, 80 के ऊपर ATC भी बन रही है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ATC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल TDC। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ATC अगर ले रहा हूं तो बेस 80 है, एल्टीट्यूड इसका इधर आएगा बाहर की तरफ। ऐसे ही सेकंड ट्रायंगल का नाम लिखा है TDC, तो जो ATC का एल्टीट्यूड होगा वो TDC का एल्टीट्यूड होगा। बोलो क्लियर है या नहीं। ऐसा ही आप लोगों के पास 80 बेस पे इधर से ये ट्रायंगल बन रही है भाई, कौन सी है ये, ABT। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABT लिख दो या ATB लिख दो भाई। अपोन में अपने पास ये जो TD बेस के ऊपर, TD बेस पे बनी हुई है कौन सी, BTD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BTD इज इक्वल्स टू 5। जब बेस हमारे पास यहाँ पे सेम रेशियो आ रहा है इनका और एल्टीट्यूड अगर सेम बन रहा है तो उस केस के अंदर जो उनके बेस में जो रेशियो होता है वो ही उनके एरियाज में रेशियो होता है। ऐसा करने के बाद देखिए इस फर्स्ट कंडीशन को अगर मैं 5 के इक्वल यूज़ कर दूं तो अपने पास एरिया ऑफ ATC को A1 प्लस A2 लिख सकते हैं हम, A1 प्लस A2। और अपॉन में TDC का एरिया तो A3 है, इज इक्वल्स टू 5 हो गया। यहाँ से डबल केस बन गया भाई। सेकंड जो केस बना आपके पास वो बना ATB की बात करूं तो ये हो गया A5 अपॉन में BTD हो गया A4 इज इक्वल्स टू, ये भी तो 5 के ही तो इक्वल है दोनों रेशियो। और यहाँ से आप लोगों को क्या मिल गया, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ A3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने। और यहाँ से A5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ A4, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया है। ये तो यूज हो गया AT अपॉन में TD। तो क्लियर है, जैसा ये यूज हुआ है वैसा ही किसको यूज कर दो, BT अपॉन में ET को यूज कर दो भाई।
अब बीटी बेस के ऊपर और ईटी बेस के ऊपर आप ट्रायंगल्स है वो चेक कीजिए। सबसे पहले तो देखिए BTA इस बीटी बेस पे बनी हुई है भाई, और इसी बेस पे आपके पास ये ट्रायंगल क्या कहलाएगी, ETA। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BTA अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ATE या ETE लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट ये तो इस साइड की ले ली। अब उधर से अगर ट्रायंगल्स को लिया जाए तो ध्यान दीजिए, बीटी बेस पे ट्रायंगल होनी चाहिए और ईटी बेस पे ट्रायंगल हो, लेकिन उनका जो बेस है ना, वो एल्टीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ BTC अपॉन में बनेगा एरिया ऑफ ETC। एरिया ऑफ ETC और BTC अगर लोगे तो एल्टीट्यूड इधर आएगा, दोनों का सेम बनेगा हमारे पास। ये इक्वल है किसके, 7 के इक्वल है। अब इनका लिख दो A1 A2 A3 में क्या कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ BTA की बात करूं तो ये BTA A5 बन रहा है भाई, अपॉन में एरिया ऑफ ATE की बात करूं तो ये अपने पास क्या बन रहा है, A1 बन रहा है, इज इक्वल्स टू 7 है। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करूं तो BTC A3 प्लस A4 बन रहा है भाई, अपॉन में अपने पास है ETC है तो ये A2 बन रहा है, इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से क्या क्या कंडीशन बन गई, A5 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ A1 इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, और A3 प्लस में A4 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ A2 इक्वेशन नंबर 4 डाल दो भाई। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा करने के बाद आप क्या कर दीजिए, इससे आगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया तो लेफ्ट में बन गया A3 प्लस A4 प्लस A5, राइट में बन गया 7 टाइम्स ऑफ A1 प्लस में A2। 7 को मैंने कॉमन करके लिख दिया, इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, 5th डाल दिए। अब ये 5th इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की हेल्प से आई है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज है, तो क्या कर दोगे आप, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन 5th। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को 5th इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, और 5th में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ध्यान दीजिए A1 प्लस A2 है वो तो है 5 टाइम्स ऑफ A3, और A5 है वो 5 टाइम्स ऑफ A4। तो A5 को तो लिख देंगे हम लोग क्या, A3 प्लस A4 एज इट इज, A5 इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ A4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू है 5 टाइम्स ऑफ A3। ऐसा ही हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमें जो अगर अपने डायग्राम पे एक बार फिर से हम लोग लौटते हैं, ध्यान देते हैं, हमें CD अपॉन में BD का रेशियो चाहिए। तो CD A3 ट्रायंगल में है और BD आपका A4 में है। इन दोनों का एल्टीट्यूड भी सेम अगर CD और BD बेस लेते हो तो आप, तो A3 और A4 में जो रेशियो आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, CD रेशियो BD बन जाए। तो अब तो आ चुका है भाई, क्या हो गया, A3 A4 में ही तो है सारा रिजल्ट हमारा। A3 प्लस में 6 टाइम्स ऑफ A4 बन गया भाई, और उधर 35 टाइम्स ऑफ A3 आ गया। तो 6A4 इज इक्वल्स टू A3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 34 A3 हो गया। हमें रेशियो चाहिए भाई A3 अपॉन में A4, तो 6 अपॉन 34 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन में A4 बन गया। 2 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, ये 17 पे हो गया। तो A3 अपॉन में A4 है वो 3 अपॉन 17 आ गया। तो जो रेशियो A3 अपॉन A4 का बनेगा वहीं आपका क्या बनेगा, A3 की साइड है भाई CD बेस, अपॉन में बेस में ले रहा हूँ BD इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 17। तो यहाँ से जो CD रेशियो BD है वो अपना 3:17 के इक्वल बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टिपिकल है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बार सोल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन, ये साइड में रेशियो गिवन है,
और एनटीएससी में एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें इस टाइप से 2 या 3 ट्रायंगल्स का एरिया गिवन है और बाकी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करवा लिया। तो वहाँ भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, बेस सेम वगैरह लेके उसी की हेल्प से उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता भाई। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 56 है भाई। 56 में ये कह रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज लेस देन 40 डिग्री। कोई भी एक पॉलीगन है उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल है वो लेस देन 40 है एंड सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 1980. If n is the number of sides of the polygon, then the number of possible values of n. देखो कई बार यहाँ जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ये कह रहा है कि n की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। हम लोग कई बार ये गलती कर देते कि यहाँ से लेते भाई n की वैल्यू क्या होगी, तो आपको वो बताना है कि कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है n की 7 वैल्यू आ सकती है, 5 आ सकती है, 3 आ सकती है या 2 आ सकती है हमारे पास। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन गिवन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज लेस देन 1980 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास, अगर n नंबर ऑफ साइड है तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो लेस देन 1980 हो गया। 0 से 0 डिवाइड हो गया, 18 से 1 1 11, n-2 लेस देन 11, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। अगर बोथ साइड यहाँ पे 2 ऐड कर दिया जाए तो n लेस देन 13 हो गया भाई। फर्स्ट कंडीशन ये आ गया, हमें इतना पता चल चुका है यहाँ से कि n की वैल्यू है वो लेस देन 13 है, और लेस देन 13 है तो कहने का मतलब है कि अब तक हमें ये पता है कि n की वैल्यू 1 to 12 हो सकती है भाई, लेकिन 12 तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन गिवन है लेस देन 40 डिग्री, और लेस देन 40 डिग्री है तो यहाँ से ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है 360 अपॉन में n, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में n लेस देन 40 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या बना भाई आपके पास, n को उधर मल्टीप्लाई में ले गए, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ नहीं कर सकते ऐसा, इनइक्वलिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी हम उधर मल्टीप्लाई में इसको ले जा सकते हैं। 360 लेस देन 40 n हो गया, 40 इधर डिवाइड में आ गया तो आपके पास ये बन गया लेस देन n, 4 से ये 9 बन गया, तो 9 लेस देन n मीन्स n ग्रेटर देन 9। ये सेकंड कंडीशन मिल गई भैया हमें। हमारी कंडीशन क्या कह रही है, n ग्रेटर देन 9 है और n लेस देन 13 है, कहने का मतलब 9 लेस देन n लेस देन 13, ये हमारे पास इसकी कंडीशंस बनती है भाई। क्या बनती है, ये हमारे पास इसकी कंडीशन बनती है कि n की वैल्यू 9 to 13 है, और n की वैल्यू अगर 9 to 13 है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड है वो कंप्लीट नंबर मिलेंगे भाई, नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हुई, 10 11 12, क्या क्या बनी भाई, 10 11 12। तो आपके पास यहाँ से आ गया कि इसके अंदर जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 3, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर 57, और 57 में क्या है ध्यान दीजिए भाई। 57 ये कह रहा है द रेशियो ऑफ HCF and LCM of two numbers A and B is 1:30.
and the difference between the HCF and LCM is 493. Find the possible number of pairs of A and B. ऑप्शंस में गिवन है आपके पास 1 2 4 5, ये ऑप्शंस गिवन है भाई। क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, HCF रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 1:30 कह रहा है भाई। तो यहाँ से हम लोग इसके अंदर अज्यूम कर लें, लेट HCF इज इक्वल्स टू X, LCM इज इक्वल्स टू Y। मैंने HCF को X से लिख दिया और LCM को Y से लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन तो ये गिवन है कि इन दोनों में जो रेशियो है ना X/Y वो आपका 1:30 है। इट मीन्स क्या मिला यहाँ से, X/Y इज इक्वल्स टू 1/30 मिल गया। 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये बन गया 30X इज इक्वल्स टू Y। इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल गया हमें, Y इज इक्वल्स टू 30X मिल गया भाई, और y इज इक्वल्स टू 30x हमारे पास आ गया। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो 493 है। तो आपको पता है कि आपका जो LCM है वो हमेशा HCF से तो क्या होता है, ज़्यादा होता है भाई। तो आप लिखोगे LCM माइनस में HCF इज इक्वल्स टू 493। अब LCM क्या है, LCM को तो मैंने y से लिखा है, HCF को x से लिखा है, इज इक्वल्स टू 493। तो यहाँ से आप देख सकते हो y इज इक्वल्स टू 30x आ चुका है, इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 30x रख दोगे, माइनस x इज इक्वल्स टू 493। 30x माइनस में x क्या बन गया, 29x इज इक्वल्स टू 493। तो यहाँ से x से 29 से इसको डिवाइड कर दो, 29 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 17 पे डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 17 आ गई। x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, y इज इक्वल्स टू 30 इंटू 17। तो आपके पास y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 510 आ गई। यहाँ से क्या मिला आपको कि उन टू नंबर्स का HCF है वो तो 17 है भाई, और उन टू नंबर्स का LCM है वो आपके पास है 510। अब देखिए 17 तो अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, और 510 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बोलिए भाई राइट है या नहीं। तो यहाँ से पॉसिबल पेयर बताने हमें ऑफ A एंड B। तो पॉसिबल पेयर्स ऑफ A एंड B है वो क्या क्या बनेंगे, ध्यान दीजिए आप। यहाँ से A की वैल्यू अगर 17 है तो B की वैल्यू 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो सकती है भाई, तब भी HCF और LCM सेम बनेगा जो आ रहा है। A की वैल्यू में 17 तो आएगा ही आएगा, अगर उसके साथ मैं 2 ले लेता हूँ तो B वाली कंडीशन में भी 17 तो आना ही आना है, 3 और 5 हो सकता है। A की वैल्यू 17 के साथ 2 की बजाय मैं 3 ले लूँ तो B के अंदर 17 के साथ 2 और 5 आ जाएगा। A में 17 के साथ हम लोग 5 ले सकते हैं भाई, 17 के साथ अगर 5 ले लिया तो B में 17 के साथ 2 और 3 आ जाएगा। ये ऑल पॉसिबिलिटीज बनेंगी। 17 है वो दोनों में कॉमन रहना ही रहना है, क्योंकि HCF है तो 17 प्राइम नंबर है, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आप लोग इसमें एक एक नंबर को यहाँ पे शामिल कर दो। कहने का तो यहीं से ऑब्जर्व हो गया था हमारे पास कि इसमें फैक्टर 4 बन रहे हैं, तो 4 ही आपके पास यहाँ पे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर ये बनेगा, सेकंड पेयर ये बनेगा, थर्ड ये बनेगा, फोर्थ ये बनेगा। किसी भी पेयर का आप लोग यहाँ पे HCF और LCM फाइंड कर लो, बिल्कुल सेम वही एग्जैक्ट आएगा जो आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो सी का जो ऑप्शन है वो आप लोगों का क्या होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 58। 58 के लिए आपके पास ये कह रहा है, ए मोटर बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, ए मोटर बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस
downstream in a river in 3 hours, it cover the same distance upstream in 3.5 an hour if the speed of the water 1.5 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ही करवा रहा हूं मैं, स्टेटमेंट लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे गिवन है भाई स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बनेगी x + 1.5 किलोमीटर पर आवर, और भाई स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में आपके पास बनेगी x - 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? लेट कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू y किलोमीटर। डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे y किलोमीटर से अज्यूम कर लिया, और डिस्टेंस को अगर मैं y किलोमीटर से लेता हूँ तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान दे सकते हो आप लोग। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, किसका भाई? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है। क्लियर है? डिस्टेंस तो y है दोनों ही केस में। डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं तो स्पीड है x + 1.5 है, और डाउन स्ट्रीम में आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हो तो ये कह रहा है कि 3 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो इनटू में 3 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस तो y है हमारे पास। अब अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड है x - 1.5 और टाइम 3.5 एन आवर का है, 3.5 ले लो भाई यहाँ से। तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू x - 1.5 इंटू 7/2। ये इक्वेशन सेकेंड है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो इनकी लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी इक्वल होगी। राइट इक्वल होगी तो x + 1.5 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू x - 1.5 इंटू में 7/2 आ गया। 2 को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में आ गया, x + 1.5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू x - 1.5 आ गया, इंटू में 7 है। इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6x प्लस में 9.0 बन गया, उधर आपका 7x और माइनस में 10.5 बन गया। हमें तो x की वैल्यू बतानी है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, 10.5 को इधर ले आओ, 19.5 इज इक्वल्स टू x आ गया। x क्या लेके चले थे? स्पीड ऑफ बोट लेके चले थे। तो यहाँ पे आपके पास जो डी का ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है भाई। क्या होगा? डी का जो ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा भाई? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास। 59 के अंदर ये कह रहा है आपसे द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ फ्रेस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्रेस्टम है भाई। ये कह रहा है कि इसके जो बेस का एरिया है ना, इसका बेस का जो एरिया है वो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एरिया गिवन है भाई। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढ़ता हूं तो ये कह रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर सरफेस इज 4 सेंटीमीटर। इसका जो ये डायमीटर हमारे पास गिवन है ना, ये डायमीटर गिवन है भाई 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है इसमें स्लैंट हाइट 6 सेंटीमीटर है, एल की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो कर्ड सरफेस एरिया बताना है भाई। इससे आसान तो और क्वेश्चन हो भी नहीं सकता कुछ। यहाँ से देखिए मैंने इसकी रेडियस को R1 ले लिया, इसकी रेडियस को मैंने R2 ले लिया, तो R2 तो 2 सेंटीमीटर हो गई। अब सर्कुलर बेस होता है तो बेस का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर 16 है तो R1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ गया। R1 आपके पास है, R2 आपके पास है, L की वैल्यू आपके पास है। तो क्या फाइंड करवा रहा है? लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया, ये बताना है। क्या फॉर्मूला होता है भाई?
पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में L होता है। तो पाई इंटू में R1 4 है, R2 है वो 2 है, इंटू में L है वो आपके पास 6 है। तो ये बन गया पाई इंटू में 6 बन गया, जो कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। और 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़िए। लेट O 0 0 P 3 4 Q 6 0 बी दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल OPQ। OPQ ट्रायंगल के वर्टिसेस है भाई ये। नेक्स्ट कह रहा है द पॉइंट आर इनसाइड द ट्रायंगल OPQ इज सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR। ये गिवन है भाई हमारे पास। आर ऑफ इक्वल एरिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ आर के कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करने हैं। डायग्राम बना लो आप यहाँ पे। सबसे पहले O पॉइंट ये हो गया भाई 0 0 है, ठीक है। P पॉइंट 3 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये मैंने P पॉइंट ले लिया 3 4। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है Q पॉइंट है वो आपका है 6 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये 6 0 पॉइंट आ गया भाई। इनको ज्वाइन कर दो, ये आपके पास एक OPQ ट्रायंगल बन गई। अब कह रहा है कि इसके इनसाइड में कोई R पॉइंट है, और उस R पॉइंट से देखिए ट्रायंगल्स का नाम है OPR। अब OPR तो ये बनेगी भाई, इनको ज्वाइन कर दोगे। नेक्स्ट नेम है PQR, PQR ये बनेगी जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे। और नेक्स्ट आपके पास हो गई OQR, ये 3 ट्रायंगल बन रही है भाई। ये कह रहा है कि इन तीनों का एरिया है वो हमारे पास इक्वल होगा। कैसा होगा वो एरिया हमारे पास इक्वल होगा। एक तो आप लोग बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से OP को और PQ को फाइंड कर सकते हो। OP और PQ है वो आपके पास इक्वल आएगा भाई। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई हमारे पास। और आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के अंदर अगर इनसाइड का कोई पॉइंट उसके वर्टिसेस को ज्वाइन करके अगर इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, आर है वो उसका सेंट्रोइड कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा उस केस में, सेंट्रोइड। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि आप लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड फाइंड कर दो, वहीं कोऑर्डिनेट ऑफ आर होंगे। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x कोऑर्डिनेट तो बनेगा 0 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन में 3 हो गया। y कोऑर्डिनेट बनेगा आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन 3 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 हो गया, और y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3 आ गया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ r है वो बने 3 और 4 अपॉन में 3 हो गए। एक ऑप्शन तो ये है भाई। आइसोसेल्स ट्रायंगल में इनसाइड के अंदर कोई पॉइंट अगर है और वो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से अगर वो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो आपके पास वो सेंट्रोइड होता है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास क्या गिवन है भाई, OPQ के वर्टिसेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ फाइंड कर सकते हो। हाफ ऑफ क्या होता है, फर्स्ट वर्टेक्स ले लिया, सेकंड वर्टेक्स ले लिया, थर्ड वर्टेक्स ले लिया मैंने, ये फर्स्ट आ गया, इससे इसका एरिया आ जाएगा OPQ का। ऐसे ही आप R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको किसी से भी अज्यूम कर लो, जैसे XY से ले लिया मैंने, और इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल रख दो, और इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया है उसका 1/3 ले लो आप। उनको इक्वल रख के सोल्व करोगे तो आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ऐसा आप कर सकते हो। और अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं बनती, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनती है, तो उस केस में हमें उस मेथड से भी सोल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन दोनों है, आप उससे ट्राई कर लेना। एरिया अगर आपने इसको सोल्व किया माइनस में आया और इसका 1/3 करके यूज करोगे तो वो माइनस वाला ही यूज करना पड़ेगा। वैसे एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है आंसर देना हो, लेकिन उसी एरिया को उसी कंडीशन में यूज करना है, तो वो माइनस आ रहा है तो वो माइनस में ही वहाँ पे यूज करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन था।
जो आपका मेजर टेस्ट 3 था भाई। देखो क्वेश्चंस अगर हमें एग्जाम के दौरान नहीं भी आते हैं तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं और उनको बाद में